जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बिहार समसामयिकी के यह 8वां सीरीज है और इसके हम आज 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे कि 2016 में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको आपको विश्व विरासत यानी यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसको स्थान मिला है। तो याद रखेंगे कि 2016 में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इसको स्थान मिला है। और याद रखेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालयन नदी के क्षेत्र की नदी नहीं है? तो हिमालयन नदी के क्षेत्र नदी नहीं है। तो ये पता है आपको कि जो उत्तर भारत की जितनी नदियाँ हैं वो हिमालय की हैं तथा दक्षिण भारत की जो है वो आपको पठारी नदियाँ हैं। तो आपको यहाँ पे घाघरा, बागमती तथा कोसी तीनों उत्तर भारत की हैं और सरकरी नदी जो दक्षिण भारत की हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो आपको पता है कि हरिद्वार में यह जो आपको हरिद्वार में जब यह इंटर करती है तब यहाँ से यह अपने स्थलों पर बहना शुरू करती है। तो यह आपको स्थान हो जाएगा हरिद्वार। दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो आपको बांगर मिट्टी है वो सर्वाधिक आपको गया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वाधिक आपको गया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता आपको गया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु प्रचलित है? तो आपको पता है कि शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ये तीनों जो ऋतु है वह बिहार के जलवायु में प्रचलित है। तो इसलिए इसका आंसर आपको ई हो जाएगा। सतधारवा या सतघारवा कुंड स्थित है। तो आपको पता है यह हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो सतघारवा जो कुंड है वो आपको राजगीर में देखने को मिलता है। तो ये राजगीर हो जाएगा। सतघारवा या सतघारवा कुंड आपको राजगीर में स्थित है। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? आप ये ट्रिपल स्टार इस क्वेश्चन पे लगा सकते हैं कि यह एकदम छपने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यह 1954 में यह आपको इसकी शुरुआत की गई थी। तो याद रखेंगे कि भारत तथा नेपाल सरकार की जो सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत की गई वह 1954 में की गई थी। तो 1954 में जो है बिहार तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत हुई थी। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भीम बांध जो आपको पता ही है कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार की सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो यह आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा। तो यह आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको सर्वाधिक वन क्षेत्र देखने को मिलता है। तो यहाँ आपको आंसर हो जाएगा कैमूर। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो अभ्रक का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो याद रखेंगे कि जो अभ्रक का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में होता है। मतलब बिहार में सर्वाधिक जो है वो गया डिस्ट्रिक्ट में होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो यह आपको जो भारत का जनसंख्या घनत्व हुआ था 382 था और बिहार का 1106 था जो सर्वाधिक था। तो यह दोनों आपको याद रखना है कि भारत की कुल जो जनसंख्या घनत्व थी वो 382 थी और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में ही पाई जाती है जो 1106 है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपको पता है कि न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में तथा सर्वाधिक लिंगानुपात आपको गोपालगंज में देखने को मिलता है। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो याद रखेंगे कि रूस के सहयोग से जो बरौनी तेल कारखाना है इसका स्थापना आपको रूस के सहयोग से किया गया है। तो जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है वह रूस के सहयोग से बिहार में स्थापित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। तो आपको भी पता ही है कि बिहार में जो विद्युत इंजन कारखाना है मधेपुरा में स्थित है और यहाँ पे आपको वैग 12 का निर्माण भी हुआ है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि वैग 12 जो इंजन है वह इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह मधेपुरा में किया गया है जहाँ विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो ये 6000 हॉर्स पावर का है। और ये भी याद रखेंगे कि गजराज का जो निर्माण है वह आपको गजराज का जो निर्माण है वो आपको मढ़ौरा में जो डीजल कारखाना स्थित है वो जो सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ आपको यह निर्मित किया गया है। तो याद रखेंगे कि मढ़ौरा में आपको जो डीजल इंजन कारखाना है वह 6000 हॉर्स पावर का स्थित और वह इसका नाम क्या था? तो गजराज था और यह मढ़ौरा स्थित डीजल कारखाना में निर्मित किया गया है और जिसका हॉर्स पावर है 6000 हॉर्स पावर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई है? तो बिहार राज्य जो पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई वो 1959 में की गई है। तो यहाँ से याद रखेंगे 1959 में या 1954 में। यहाँ आप खुद पढ़ें कि 1954 में आपको कोसी परियोजना के साथ नेपाल और भारत की सहयोग बिहार सरकार के सहयोग से निर्मित किया गया था 1954 में। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से विभाजन होने के बाद हम लोग बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च से ही मनाते हैं। तो ये भी आपको पता ही होगा।
बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है कि बिहार विधानसभा की बात हो रही है, तो इसमें आपको 2 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 38 सीटें हैं जो आपको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं पूरे 243 सीटों में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो आपको पता है कि अनुच्छेद 173 जो है वह आपको इसके अंतर्गत जो है वो एज लिमिट की बात की गई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और हम लोग जो एक वीडियो में मैं क्या करूँगा ना कि भाग जो 6 है अनुच्छेद 152 से लेकर के जहाँ तक भी या हमारे राज्य से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उसको मैं एक वीडियो में करके उसको याद कर लेंगे हम लोग, क्योंकि राज्य से जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत सारे पॉलिटी के प्रश्न यहीं से बनते हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में क्या शामिल है? तो आपको पता है कि राज्यपाल के सदन में अध्यादेश 213 के अनुसार से ये जारी कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन के और किसी विधेयक पर हस्ताक्षर। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन ई इसका हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल इसमें हर एक कार्य कर सकते हैं। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यह राबड़ी देवी थी, तो ये आपको पता होगा। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको पता होगा कि राज्य जो स्थित सचिवालय है इसका जो कार्य होता है वो बजट नियंत्रण व्यवस्था, मतलब बजट के सारे व्यवस्था को नियंत्रण करना, नीति निर्धारण करना और विधानमंडल नियमावली का गठन करना, विभागीय मंत्रियों की सहायता करना, यानी ए बी सी डी सब चारों ये हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसने की गई? आपको पता है कि हम लोग पंचायती राज में पढ़े हैं कि अनुच्छेद 243 का जो डी है उसमें आरक्षण की बात की गई है। और प्रथम में आपको सभा दूसरे में गठन, तीसरे में आपको इस तरह से ठीक से सब कुछ याद करा दिया था, उसको एक बार और वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का डी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का जो पावर होता है वो आपको राष्ट्रपति को होता है, और राज्य लोक सेवा आयोग का जो उसका नियुक्ति भी आपको राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, और इसको याद रखेंगे कि 1984 में जो है वो उर्दू को हम लोग बिहार का दूसरे राजभाषा के रूप में इसको मान्यता मिला था। तो याद रखेंगे कि जो 1984 में उर्दू को बिहार को दूसरा राज्यभाषा के रूप में इसका मान्यता मिला था। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1984 कभी भूलिएगा नहीं। 1984 यहाँ हम लोग डेट एक पढ़ लिए, 1954 ये संबंध है आपको कोसी नदी से, और एक डेट और हम लोग पढ़े हैं 1959, और इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि 1959 में आपको यहाँ बिहार राज्य परिवहन निगम की स्थापना की गई थी, वह वर्ष 1959 में की गई थी। तो ये भी डेट आप याद रखेंगे। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो आपको पता है कि बिहार में जो नमक सत्याग्रह है वह आपको चंपारण में भी किया गया था, और सबसे पहले शुरुआत की बात हो रही है और सारण डिस्ट्रिक्ट में, तो इस दोनों डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे शुरुआत किया गया था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ई। तो सर्वप्रथम शुरुआत आपको चंपारण तथा सारण से किया गया था। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान ने 1920 में असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे? तो राहुल संकृत्यान जो थे वो छपरा से इन्होंने शुरू किया था। तो ये डेट आपको इनका याद रखना है कि राहुल संकृत्यान का संबंध किससे है? तो ये असहयोग आंदोलन में जो छपरा से 1920 में यह करते हैं, और इनका अनुशीलन समिति के साथ भी इनका नाम जुड़ता है। बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना आरंभ बंद कर दिया था? तो दरभंगा होना चाहिए, इसका वैसे आंसर ई होगा। इसको हम लोग एक बार देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, और मैं इसको कमेंट बॉक्स में लिख के पिन कर दूंगा। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो द्वैध शासन आरंभ होने के बाद जो है बिहार के गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। तो याद रखेंगे कि बिहार में जब द्वैध शासन आरंभ हुआ तो उसमें आपको बिहार के गवर्नर के रूप में आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 1937 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय जो सरकार गठन किया गया था उसमें जब आपको प्रधानमंत्री के रूप में आपको मोहम्मद जुबैर तथा मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह की नियुक्ति हुई, उस समय जो बिहार के राज्यपाल थे वो MG हेलेट थे। तो यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि MG हेलेट 1937 के जब चुनाव होता है उस समय बिहार के राज्यपाल थे। अब आते हैं कि बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार के जो दूसरे सत्याग्रही थे वह पौनुग्रह नारायण सिंह थे, तथा प्रथम सत्याग्रही आपको अब श्री कृष्ण सिंह थे, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। तो प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह तथा दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्रों की मृत्यु होने की बात हो रही है? तो 7 छात्रों की मृत्यु हो जाती है इस गोलीकांड में, और इसके बारे में हम लोग डिटेल पूरी जानकारी हम लोग ने एक वीडियो में ले लिया है, तो इसको एक बार और उसको देख लेंगे और पूरे नाम को भी याद कर लेंगे छात्रों का। किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था? तो आज़ाद दस्ता आपको पता है कि जब ऑपरेशन 0 आवर चलाकर हजारीबाग जेल में
जयप्रकाश नारायण को बंद किया जाता है, उसी समय जब वो जेल तोड़ के नेपाल जाते हैं, उस समय उन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया था। तो इसका संबंध आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय से था। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था? तब वो पता है कि छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे कि बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई? तो ये 1893 में किया जाता है। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1893 में गौरक्षणी सभा की जो स्थापना होती है वह आपको 1893 में की जाती है। तो 1893 में गौरक्षणी सभा की स्थापना बिहार में की गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। बिहार में नूनिया विद्रोह का जो कब हुआ था? तो बिहार का नूनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 के समय के काल में चला था। यह आपको 16 व्यापारियों के द्वारा यह 16 व्यापारियों के द्वारा शुरू किया जाता है। तो जो 16 व्यापारी थे उन्हीं को नूनिया कहा जाता था, उन्हीं के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। तो यह 1770 से लेकर 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारी के केंद्र था? तो फ्रांसीसियों का जो व्यापारी के केंद्र स्थापित हुआ था वह चंद्रनगर था। तो ये भी याद रखेंगे कि चंद्रनगर में फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारी केंद्र स्थापित हुआ था। कि इसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था। तो आपको पता है कि अंग्रेज यात्री बर्नियर जो बिहार आता है, तो उस समय जो बिहार का सूबेदार था वह दाऊद खां कररानी था। और यह अकबर का कार्यकाल था, औरंगजेब का कार्यकाल था। निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? तो शेरशाह का जो बेटा था इस्लाम शाह, वह उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का कार्यभार संभाला था। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी था जो उनका पुत्र इस्लाम शाह। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव पड़ी थी? तो उस समय जो मौखरी वंश का शासन जब खत्म होता है तो उन्हीं के वंशावशेष पे पाल वंश का स्थापना होता है। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा का निर्धारण कर दिया था? तो यह अलाउद्दीन हुसैन शाह था, जिसने आपको बंगाल तथा मुंगेर दोनों के बीच में एक सीमा का निर्धारण किया था। तो ये याद रखेंगे कि अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा बंगाल तथा मुंगेर के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के 100 को दफनाया गया था? तो यह आपको बिहार शरीफ में एक जगह है, वहाँ पे इनको दफनाया गया है। तो ये भी याद रखेंगे कि बख्तियार खिलजी का 100 आपको बिहार शरीफ में है। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी? तो आपको पता है कि जो द्वितीय अशोक कनिष्क जो हैं उनके शासनकाल में चौथी हुई थी। प्रथम आपको अजातशत्रु, द्वितीय आपको कलाशोक, तृतीय अशोक तथा चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कर्नाट शासकों में से एक महान समाज सुधारक था। तो आपको मैंने बताया था कि जो कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे और वो एक महान समाज सुधारक के तौर पे भी उनको हम लोग जानते हैं। तो वो आपको अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो नालंदा महाविहार को जो आर्थिक अनुदान दिया था वह आपको धर्मपाल तो इसका स्थापना करके भी उसने दिया था, तथा देवपाल के द्वारा भी इसको दिया गया था और हर्ष के द्वारा भी इसको दिया गया था। इसका मतलब इसका ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो मैंने आपको बताया था कि जो परवर्ती हैं, जो इस पर्वत के उस पार के वो हैं, वो कृष्ण हैं, और इनके अंतिम जो शासक हो जाएंगे वह जीवित गुप्त हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान का ना आदि है ना अंत है, ऐसे करके मैंने आपको समझाया था और ट्रिक के अनुसार से याद भी कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त ने इसका संस्थापक जो है नालंदा विश्वविद्यालय का वह कुमारगुप्त है। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो आपको पता है कि इसका एक ट्रिक होता है, हसीन मशुक्सा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उसके बाद सातवाहन वंश। तो इस तरह के ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। किस बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं? तो मध्य जो पाषाण काल के क्षेत्र के अवशेष हैं वो आपको मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अंग एवं महाजनपद का आपको अथर्ववेद में मिलता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि अथर्ववेद में आपको अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख मिलता है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच।